नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं श्याम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका नाम समीर है। तो चलिए अब ये कहानी समीर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल खौफनाक शैडो को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है। सड़कों पर मेरी जिंदगी बीती है और सड़कों ने ही मुझे वो सब सिखाया जो किसी किताब में नहीं मिलता। कराची पोर्ट की हवा में नमक और जंग की मिली जुली गंध थी जब मैंने उस दिन अपना ट्रक स्टार्ट किया। सामने खड़ा कंटेनर पूरी तरह सील था, मोटे लोहे और सरकारी मोहरों में बंद। कागजों पर लिखा था नेपाल। इतना लंबा सफर मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार दिल अजीब तरह से भारी था। कंपनी के नियम साफ थे, कंटेनर नहीं खोलना, सवाल नहीं पूछना। मैंने हमेशा की तरह हामी भर दी, क्योंकि ड्राइवर सवाल पूछे तो काम नहीं मिलता। इंजन की घरघराहट में मैंने खुद को समझाया कि ये बस एक और सफर है, लेकिन कहीं अंदर कुछ था जो मानने को तैयार नहीं था। जैसे ये सड़कें मुझे नहीं, मैं इन सड़कों को नहीं जानता था। ट्रक जैसे ही शहर की रोशनी से दूर हुआ, अंधेरा घना होता चला गया। हाईवे खाली था और रात की चुप्पी इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस खामोशी में अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे केबिन में मैं अकेला नहीं हूं। ड्राइविंग सीट के बगल वाली जगह पर एक ठंडक सी महसूस हुई, जैसे किसी ने वहां बैठकर सांस ली हो। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, कुछ नहीं था। फिर भी सीने में अजीब सी कसक उठी। स्टीयरिंग पर पकड़ कस गई और मैंने रफ्तार बढ़ा दी। मन ही मन खुद को कोसता रहा, इतने सालों के बाद भी डर। लेकिन डर का नाम लेने से डर कम नहीं होता, वो और गहरा हो जाता है। बाहर अंधेरा था, अंदर भी कुछ वैसा ही फैलने लगा था। सड़क सीधी थी, लेकिन मेरी नजर बार बार साइड मिरर पर जा रही थी। एक मोड़ पर बस एक पल के लिए मुझे उसमें एक औरत की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद सा चेहरा और आंखें जो सीधे मेरी ओर देख रही थीं। मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। ट्रक झटका खाकर रुका, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मिरर को दोबारा देखा, वहां सिर्फ अंधेरा और पीछे भागती सड़क थी। मैं हंसने की कोशिश करता रहा, खुद को समझाता रहा कि ये आंखों का धोखा है। लेकिन उस एक पल की छवि मेरे दिमाग में जैसे जल गई थी। इंजन दोबारा स्टार्ट करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे एहसास हो रहा था कि ये सफर मेरे काबू में नहीं है। रेडियो हमेशा मेरी तन्हाई का साथी रहा है, लेकिन उस रात उसने भी मुझे धोखा दिया। बिना छुए ही वो चालू हो गया और पुराने उर्दू गीत बजने लगे, वही गीत जो आयशा को पसंद थे। मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। आयशा, मेरी पत्नी। सब कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ था, एक आम सड़क हादसा। लेकिन मेरा दिल कभी उस कहानी को स्वीकार नहीं कर पाया। रेडियो पर बजती आवाज जैसे उसी की सांसों से निकल रही हो। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर चल पड़ा। गीत के बोल दिल में उतरते चले गए और आंखों के सामने उसकी मुस्कान तैरने लगी। उस रात मुझे पहली बार लगा कि अतीत सिर्फ यादों में नहीं रहता, वो रास्तों पर भी चलने लगता है। आयशा की मौत के बाद से रातें मेरे लिए भारी हो गई थीं, लेकिन उस पहली रात ने पुरानी पीड़ा को नए डर के साथ जोड़ दिया। ड्राइव करते हुए मुझे उसकी आखिरी शाम याद आई, उसकी आंखों में छुपी बेचैनी और मेरा उसे अनदेखा कर देना। ट्रक की हेडलाइट्स आगे की सड़क रोशन कर रही थीं, मगर मेरे अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे पीछे से कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा हो। मैं शीशा नीचे कर हवा को अंदर आने देता, लेकिन ठंड और गहरी हो जाती। हर मील के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी अनजानी चीज से दूर नहीं, बल्कि उसकी ओर बढ़ रहा हूं। एक ढलान पर ट्रक अपने आप धीमा हो गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन रफ्तार वैसे ही रही। उस पल फिर वही एहसास, जैसे कोई मेरे कंधे के पास खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके बगल वाली सीट पर हाथ रखा। वहां की ठंड ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने जोर से कहा कि ये सब थकान है, बस थकान। शब्द हवा में खो गए, जैसे किसी ने उन्हें सुनकर निगल लिया हो। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी और मुझे पहली बार लगा कि ये सड़कें मुझे कहीं पहुंचा नहीं रही, बल्कि मुझे अपने भीतर खींच रही हैं।
हर मोड़ पर डर बढ़ता जा रहा था, बिना किसी साफ वजह के। सफर की उस पहली रात ने मुझे बदल दिया। सुबह होने से पहले ही मैं समझ गया था कि ये सिर्फ माल ढोने का काम नहीं है। ये कंटेनर, ये रास्ते, ये आवाजें, सब किसी बड़े रहस्य की परतें हैं। मैंने ट्रक को चलाते हुए खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इसे पूरा करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानता था कि इस सफर के अंत में मैं वही इंसान नहीं रहूंगा जो कराची से निकला था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए मैंने आखिरी बार खुद से कहा, थकान है, बस थकान। मगर दिल जानता था कि यह डर की शुरुआत है और रास्ता अभी बहुत लंबा है। रेगिस्तान के बीच वो रात अचानक भारी हो गई थी। लगातार ड्राइव करते करते आंखें जलने लगीं और सिर में अजीब सा दबाव महसूस हुआ, इसलिए मुझे ट्रक रोकना पड़ा। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत, काली रात और हवा की सिसकियां थीं। जैसे ही इंजन बंद किया, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। हवा बह नहीं रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई कान के पास धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, पर आवाज साफ थी। दिल ने कहा कि ये थकान का असर है, लेकिन जिस तरह से वो फुसफुसाहट मेरे नाम के करीब लग रही थी, उसने दिमाग को सुन्न कर दिया। रेगिस्तान की खामोशी अब शांत नहीं, डरावनी लगने लगी थी। अचानक ट्रक के पीछे से कुछ घसीटने की आवाज आई। लोहे के रगड़ने जैसी नहीं, बल्कि जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींची जा रही हो। मेरी सांस अटक गई। कुछ सेकंड तक मैं वहीं बैठा रहा, यह सोचते हुए कि अगर बाहर कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा। फिर हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट की रोशनी भी जैसे उसमें डूब रही हो। पीछे जाकर देखा तो कुछ नहीं था। ट्रक सही सलामत खड़ा था, लेकिन जमीन पर नजर पड़ते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। रेत पर नंगे पैरों के निशान थे, साफ और ताजा, जो ट्रक के पीछे से आकर वहीं रुक जाते थे। आगे कोई निशान नहीं, जैसे कोई अचानक गायब हो गया हो। मैं तेज कदमों से वापस केबिन में लौटा। दरवाजा बंद करते ही अजीब सा सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही मुझे झटका लगा। सीट ठंडी नहीं थी, बल्कि हल्की गर्म थी, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। मैंने हाथ हटाकर सीट को देखा, फिर खुद को समझाने लगा कि इंजन की गर्मी होगी, लेकिन इंजन तो बंद था। केबिन के अंदर हवा भारी हो गई थी और मुझे अपनी ही सांसों की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। बाहर रेगिस्तान अब और भी वीरान लग रहा था, जैसे ये जगह सिर्फ मेरे डर को बढ़ाने के लिए बनी हो। थकान और डर के बीच कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। नींद गहरी नहीं थी, जैसे दिमाग आधा जागा हुआ हो। उसी अधूरी नींद में मैंने आयशा को देखा। वो दूर खड़ी थी, वही सादा कपड़े, वही उदास आंखें। वो मुझे पुकार रही थी, बहुत धीमी आवाज में, जैसे हर शब्द दर्द से निकल रहा हो। समीर। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था। मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन पैर भारी हो गए थे। आसपास सब धुंधला होने लगा और उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर गूंजने लगी। अचानक वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे किसी गहरे राज को छुपाए हुए हो। झटके से मेरी नींद टूट गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी सीना फट जाएगा। माथा पसीने से भीग चुका था और हाथ कांप रहे थे। केबिन वहीं था, ट्रक वहीं, लेकिन माहौल बदला हुआ लग रहा था। बाहर देखा तो अब भी अंधेरा था और वो नंगे पैरों के निशान हवा में उड़ती रेत के नीचे आधे छुप चुके थे। रेडियो बंद था, फिर भी मुझे आयशा की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मन में पहली बार साफ साफ डर बैठ चुका था। ये डर किसी जानवर या इंसान का नहीं था, ये उस अनजानी चीज का था जो मेरे साथ चल रही थी। उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ट्रक दोबारा स्टार्ट करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे और हर आवाज मुझे चौंका रही थी। रेगिस्तान पीछे छूट रहा था, लेकिन उसका डर मेरे अंदर बस चुका था। अब ये सिर्फ लंबा सफर नहीं था, ये एक ऐसी राह बन चुका था जहां हर मोड़ पर कुछ छुपा हुआ था। मैंने खुद से कहा कि मैं मजबूत हूं, कि ये सब वहम है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सच्चाई उभर आई थी। ये सफर सामान्य नहीं है। ये सड़कें मुझे किसी ऐसे सच की तरफ ले जा रही हैं जिसे जानने के बाद शायद लौटना मुमकिन न हो।
सुबह की हल्की रोशनी में जब मैंने ट्रक रोका और पानी की पाइप उठाई तो लगा जैसे रात का डर बस एक बुरा सपना था। रेगिस्तान पीछे छूट चुका था और हवा में दिन की सूखी गर्मी घुलने लगी थी। मैं ट्रक के पीछे जमा धूल और कीचड़ धोने लगा ताकि सफर फिर से सामान्य लगे। तभी मेरी नजर पीछे के दरवाजे पर गई और हाथ वहीं रुक गया। पानी की धार के नीचे एक नाम उभर रहा था, गाढ़ा और डरावना, आयशा। कुछ पल तक मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या देख रहा हूं। आंखें झपकाईं, सिर झटका, लेकिन नाम वही था। दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। ये वही नाम था जिसे मैं हर रात भूलने की कोशिश करता था। धूप में भी मुझे ठंड लगने लगी और लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर सांस ली हो। घबराकर मैंने पानी का प्रेशर बढ़ाया और ब्रश से उस नाम को रगड़ने लगा। मन में एक ही ख्याल था कि ये किसी की शरारत होगी, कोई वहम होगा। लेकिन जितना जोर से रगड़ता, नाम उतना ही साफ और गहरा होता चला जाता। लाल रंग पानी में घुलने के बजाय और उभर आता, जैसे धातु के अंदर से ही निकल रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे और सांसें तेज हो गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो नाम धड़क रहा हो। आसपास कोई नहीं था, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, मेरे डर का मजा ले रहा है। मैंने पीछे हटकर ट्रक को देखा और पहली बार सच में डर लगा कि ये सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि किसी की मौजूदगी का सबूत है। उस नाम को देखते ही दिमाग में आयशा की आखिरी रात घूमने लगी। वो शाम जब मैं काम के बहाने बाहर निकल गया था और उसे अकेला छोड़ आया था। उसकी आंखों में डर था, सवाल थे, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा था सुबह सब ठीक हो जाएगा। अब उस नाम के सामने खड़ा होकर मुझे हर वो पल याद आने लगा जिसे मैं दबाना चाहता था। उसकी आवाज, उसका इंतजार और मेरा मुंह मोड़ लेना। धूप तेज थी, लेकिन मुझे उस रात की ठंडक फिर से महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत मेरे सामने खड़ा होकर हिसाब मांग रहा हो और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं केबिन में लौटा तो रेडियो अचानक चालू हो गया। कोई गीत नहीं, सिर्फ हल्की खरखराहट और फिर एक जानी पहचानी आवाज, समीर, तुमने वादा तोड़ा था। ये आवाज किसी रिकॉर्डिंग जैसी नहीं थी, ये सीधी मेरे कानों के अंदर उतर रही थी। मेरा गला सूख गया और हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो केबिन में गूंजती रही, हर कोने से आती हुई। मुझे लगा जैसे सीट के पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उस पल समझ आया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर भी उतर चुका है। डर के मारे मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे सड़क पर दौड़ा दिया। इंजन की आवाज तेज थी, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी तेज। सड़क मेरे सामने भाग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कहीं नहीं जा पा रहा। साइड मिरर में झांकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि डर था कि फिर वही नाम, वही परछाई दिख जाएगी। हवा के झोंके अब फुसफुसाहट जैसे लग रहे थे। हर मोड़ पर लगता था कि ट्रक अपने आप किसी अनजानी दिशा में मुड़ जाएगा। मैं भाग रहा था, लेकिन समझ रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं। कुछ चीजें पीछा नहीं करती, वो साथ चलती हैं। उस सुबह के बाद डर का मतलब बदल गया। अब वो सिर्फ अंधेरे या आवाजों से जुड़ा नहीं था, वो मेरी यादों, मेरे पछतावे और मेरे किए हुए फैसलों से जुड़ चुका था। आयशा सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक सवाल बन गया जो हर मील के साथ और भारी होता गया। ट्रक की रफ्तार बढ़ती रही, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट चुका था। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये सफर मुझे किसी सच्चाई से दूर नहीं, बल्कि उसी के और करीब ले जा रहा है। डर अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो मेरी सांसों में, मेरे खून में उतर चुका था और उससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। लाहौर के पास पहुंचते पहुंचते रात फिर से उतरने लगी थी। ट्रक की लाइटें सामने के रास्ते को चीर रही थीं, लेकिन मन के अंदर अंधेरा फैल चुका था। उसी अंधेरे में एक पुराना सा ढाबा दिखा, जिसके बाहर टिमटिमाता बल्ब हवा के साथ हिल रहा था। मैंने ट्रक रोक दिया, क्योंकि शरीर से ज्यादा अब दिमाग थक चुका था। ढाबे के आसपास सन्नाटा था, जैसे ये जगह सड़क से कट चुकी हो। अंदर घुसते ही गर्म चाय की खुशबू आई, जो कुछ पल के लिए डर को ढकने लगी। लकड़ी की बेंच पर बैठते हुए मैंने महसूस किया कि यहाँ की खामोशी अलग है, भारी और देखने वाली। ऐसा लग रहा था जैसे इस ढाबे ने बहुत सी बातें सुन रखी हों
और अब मेरी बारी हो। तभी मैंने उसे देखा। सना वो चाय लेकर आई और उसकी आंखों ने मुझे एक पल में जैसे पहचान लिया। उसमें सवाल नहीं थे, बल्कि ऐसा अपनापन था जो डराने वाला था। उसने चाय रखते हुए सीधे कहा, समीर। मेरा हाथ कप पर रुक गया। मैंने उससे पहले अपना नाम नहीं बताया था। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने नजरें नहीं चुराईं। उसकी आंखों में ऐसा लगा जैसे वो मेरी थकान से आगे मेरे अंदर तक देख रही हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने कहा कि सफर लंबा है और कुछ सफर इंसान से ज्यादा ले लेते हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द मेरे अंदर कहीं गूंज गया। चाय की चुस्की के साथ उसने मेरी जिंदगी की उन बातों को छूना शुरू किया जिनके बारे में मैं किसी से बात नहीं करता। आयशा का नाम उसने नहीं लिया, लेकिन उसके इशारों में वही थी। उसने कहा कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को चलाते रहते हैं, चाहे वो आगे भागे या पीछे। मैं हैरान था कि एक अजनबी मेरी चुप्पी को इतनी आसानी से कैसे पढ़ रहा है। फिर भी उसके सामने बैठकर मुझे अजीब सुकून मिल रहा था, जैसे कई रातों बाद किसी ने बोझ हल्का कर दिया हो। बाहर हवा तेज हो रही थी, लेकिन ढाबे के अंदर समय जैसे थम गया था। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं अकेला नहीं हूं। सन्ना की मौजूदगी में डर थोड़ा पीछे हट गया था, लेकिन पूरी तरह गया नहीं था। उसकी आंखें कभी कभी ढाबे के कोने की तरफ जाती, जैसे वहां कुछ हो जिसे सिर्फ वही देख पा रही हो। मैंने जब उससे पूछा कि वो यहां कब से है, तो उसने सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि कुछ जगह इंसानों को बुला लेती हैं। उसके शब्दों में रहस्य था, और उसी रहस्य में एक अजीब सी गर्माहट। मुझे याद नहीं कि कितनी देर हम बैठे रहे, लेकिन जब उसने उठने की तैयारी की तो मेरे अंदर कुछ कसने लगा। ऐसा लगा जैसे अगर वो चली गई तो मेरे सवालों के साथ मेरा सुकून भी चला जाएगा। जाते वक्त उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, नेपाल तक मत जाना समीर। उसके शब्द किसी सलाह जैसे नहीं थे, बल्कि चेतावनी जैसे थे। मैंने कुछ कहना चाहा, पूछना चाहा कि क्यों, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वो पलटकर बाहर चली गई और ढाबे का दरवाजा चरमराकर बंद हो गया। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था। मैं वहीं बैठा रहा, खाली कप को देखते हुए, जैसे उसमें कोई जवाब छुपा हो। उसका कहा हुआ वाक्य मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। नेपाल, वही जगह जहां मुझे जाना था, वही जगह जिससे उसने मुझे रोका था। ट्रक की तरफ लौटते हुए मैंने पीछे मुड़कर ढाबे को देखा। बल्ब अब भी जल रहा था, लेकिन सना कहीं नहीं दिखी। दिल में एक खालीपन सा था, जैसे कोई अधूरी बात रह गई हो। इंजन स्टार्ट करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि उसका आना और जाना दोनों ही सामान्य नहीं थे। सड़क पर वापस आते ही डर फिर लौट आया, लेकिन इस बार उसके साथ एक सवाल भी था। सना कौन थी? उसे मेरा नाम कैसे पता था? और उसने नेपाल जाने से क्यों रोका? ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा उसी ढाबे में रह गया। उस रात समझ आया कि कुछ मुलाकातें रास्ता नहीं बदलती, इंसान को बदल देती है। अगली सुबह आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल सना का आया। रात की बातचीत, उसकी आंखें और उसकी चेतावनी अब भी दिमाग में ताज़ा थी। मैंने बिना देर किए ढाबे की तरफ कदम बढ़ाए, जैसे वो वहीं मेरा इंतजार कर रही होगी। धूप में ढाबा बिल्कुल अलग लग रहा था, साधारण और थका हुआ सा। अंदर वही पुरानी बेंचें, वही चूल्हा और वही चाय की खुशबू थी, लेकिन सना नहीं थी। मैंने ढाबे वाले से पूछा तो उसने अजीब नजर से मुझे देखा और कहा कि यहाँ कोई लड़की काम नहीं करती। उसकी आवाज में हैरानी थी, जैसे मैंने कोई गलत सवाल कर दिया हो। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर पूछा, इस बार थोड़ा तेज, क्योंकि दिल मानने को तैयार नहीं था कि जो कल रात इतना सच लगा वो आज झूठ हो सकता है। मैंने जिद पकड़ ली और सना का हुलिया बताने लगा। उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ। जैसे जैसे मैं बोलता गया, ढाबे वाले का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में डर उतर आया और हाथ कांपने लगे। उसने चाय का कप नीचे रख दिया और इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई सुन न ले। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा कि ऐसी लड़की का जिक्र यहां मत किया करो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा क्यों, तो वो कुछ पल चुप रहा। उस चुप्पी में मुझे फिर वही ठंडक महसूस हुई जो रात को हुई थी। आखिर उसने कहा
कि सालों पहले यहाँ एक लड़की काम करती थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं बता रहा हूँ, और उसकी मौत इसी ढाबे के पीछे हुई थी। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ सुन्न हो गए। ढाबे की दीवारें अचानक बहुत पास आती हुई लगी। मैंने हंसने की कोशिश की, कहा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। उसने बताया कि उस लड़की की मौत के बाद से लोग कहते हैं कि वो कभी कभी रात में दिखाई देती है, खासकर उन लोगों को जो लंबे सफर पर हों। उसकी बातें मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। सना की मुस्कान, उसकी चेतावनी और उसका मेरा नाम जानना, सब एक एक कर जुड़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डरूं या गुस्सा करूं। मैंने जल्दी से ढाबा छोड़ा, क्योंकि वहां खड़ा रहना अब मुमकिन नहीं था। ट्रक के पास पहुंचते ही हवा फिर भारी हो गई। सूरज ऊपर था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रात अभी गई ही नहीं। मैंने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और अनजाने में शीशे की तरफ देखा। उसी पल मेरा दिल रुक गया। शीशे में मुझे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखी। सना बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे कल रात ढाबे में। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें वही रहस्य था। मैंने झपकाया, सिर घुमाया, पर जब दोबारा देखा तो परछाई अब भी वहीं थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और सांस अटक गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस देखता रह गया। फिर बहुत हल्की, लगभग हवा जैसी आवाज आई, मैं फिर मिलूंगी। वो शब्द सीधे मेरे अंदर उतर गए। अगले ही पल शीशा खाली था, सिर्फ मेरी डरी हुई आंखें और पसीने से भीगा चेहरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, चारों तरफ सन्नाटा था। कोई नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता था कि जो मैंने देखा और सुना वो मेरा वहम नहीं था। ट्रक के केबिन में बैठते हुए हाथ कांप रहे थे। इंजन स्टार्ट किया तो आवाज सामान्य थी, लेकिन दिल अब सामान्य नहीं था। सना अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो एक संकेत बन चुकी थी। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन मन पीछे छूट चुका था। ढाबे वाले की बातें और सन्ना की परछाई मेरे साथ चल रही थी। अब यह साफ हो गया था कि मेरा सफर सिर्फ सड़कों का नहीं है। कुछ ऐसा मेरे साथ जुड़ चुका था जिसे न मैं देख सकता था, न समझ सकता था, लेकिन महसूस जरूर कर सकता था। डर अब सवालों में बदल चुका था, और हर सवाल मुझे और गहरे अंधेरे की तरफ ले जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि सना फिर कब और कैसे मिलेगी, लेकिन इतना तय था कि वो मुलाकात मेरी जिंदगी का रुख बदल देगी। लाहौर पीछे छूट चुका था और मैं उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं चल रहा था जैसा होना चाहिए था। जीपीएस बार बार आवाज देकर रास्ता बदलने को कह रहा था। मैं जानता था कि सही रास्ता कौन सा है, फिर भी स्क्रीन पर नीली लाइन बार बार मुड़कर किसी और दिशा में चली जाती। कई बार तो नक्शे में ऐसे रास्ते दिखने लगे जो मुझे याद ही नहीं थे, जैसे वो सड़कें अचानक पैदा हो गई हों। मैंने जीपीएस बंद किया, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप फिर चालू हो गया। दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे सही रास्ते से हटाकर कहीं और ले जाना चाहता हो। सड़क सीधी थी, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं, बिना यह समझे कि असल में आगे क्या है। शाम ढलते ढलते अंधेरा गहराने लगा, और उसी के साथ मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। फोन स्क्रीन पर सिर्फ नो सर्विस चमक रहा था। मैंने 2-3 बार फोन रिस्टार्ट किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आसपास कोई शहर, कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ लंबी सड़क और ट्रक की हेडलाइट्स। हवा अब ठंडी हो गई थी, और उसमें वही अजीब सी खामोशी थी जो पहले भी डर पैदा कर चुकी थी। रेडियो चालू किया तो सिर्फ सन्नाटा मिला। उस सन्नाटे में मुझे अपने ही ख्यालों की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। हर बीतते मिनट के साथ ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि मैं अब अकेले अपने फैसलों से नहीं चल रहा। अचानक ट्रक अपने आप बाईं तरफ मुड़ गया। मैंने स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी पकड़ से बाहर लग रहा था। सामने अब एक संकरी पहाड़ी सड़क थी जो अंधेरे में ऊपर की ओर जा रही थी। मैंने जोर से ब्रेक मारे, पैर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम नहीं हुई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पसीने से भीग गए। मुझे साफ महसूस हुआ कि ये मेरी गलती नहीं है। ट्रक जैसे खुद फैसला कर चुका था। पहाड़ियों की परछाइयां हेडलाइट में डरावनी आकृतियां बना रही थी, और हर मोड़ पर लग रहा था कि अब कुछ बुरा होगा। कुछ दूरी पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर सफेद रंग से लिखा था, 'This is the end. Be careful. This is the end. Be careful. 'This 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 is the end. Be careful.
गिलगित, 40 किलोमीटर। मेरी सांस अटक गई। गिलगित मेरे रास्ते में नहीं था और मैं वहां जाना भी नहीं चाहता था। फिर भी ट्रक उसी दिशा में बढ़ता जा रहा था। उस बोर्ड को देखते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे भविष्य का रास्ता तय कर दिया हो। पहाड़ों की खामोशी अब बोझ बन चुकी थी। मैंने फिर से ब्रेक मारे, फिर स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन सब बेकार। ट्रक मेरी नहीं सुन रहा था। पहली बार सच में लगा कि मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से लौटना आसान नहीं होगा। उसी वक्त रेडियो अचानक चालू हो गया। कोई गीत नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक साफ आवाज जो मैं पहचान चुका था। सना, तुम वहीं जा रहे हो जहां सच छिपा है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें अजीब सा यकीन था। मैंने रेडियो बंद किया, फिर चालू किया, लेकिन आवाज दोबारा नहीं आई। फिर भी उसके कहे हुए शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। सच, कौन सा सच? आयशा का, मेरा, या इस सफर का? पहाड़ी सड़क और संकरी होती जा रही थी और ट्रक की रफ्तार अब थोड़ी कम हुई थी, लेकिन मन की बेचैनी बढ़ चुकी थी। उस रात मुझे समझ आ गया कि रास्ते सिर्फ नक्शों पर नहीं बदलते, वो इंसान की जिंदगी में भी बदल जाते हैं। मैं अब उस जगह की तरफ जा रहा था जहां मेरे सवालों के जवाब छिपे थे, चाहे मैं उन्हें जानना चाहता हूं या नहीं। पहाड़ मेरे चारों तरफ खड़े थे, जैसे गवाह हों। डर अब मेरे पीछे नहीं था, वो मुझे आगे खींच रहा था। ट्रक चलता रहा और मैं उसके साथ। अब यह साफ था कि इस सफर को मैं नहीं चला रहा हूं। कोई और है जो मुझे वहां ले जा रहा है, जहां सच और डर एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। गिलगित के पहाड़ों में दाखिल होते ही हवा का मिजाज बदल गया। ठंड सीधे हड्डियों में उतर रही थी, जैसे पहाड़ सांस ले रहे हों और हर सांस के साथ ठंड उगल रहे हों। चारों तरफ ऊंची काली परछाइयां थीं, जिनके बीच सड़क एक पतली लकीर की तरह दिख रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स बर्फीली हवा में कांपती लग रही थी। तभी अचानक इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और ट्रक झटके के साथ बंद हो गया। मैंने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन सिर्फ सूखी क्लिक की आवाज आई। इतनी ऊंचाई पर, इतनी खामोशी में ट्रक का बंद हो जाना किसी चेतावनी जैसा लगा। चारों तरफ इतनी शांति थी कि अपने दिल की धड़कन भी गूंजती महसूस हो रही थी। ट्रक से उतरते ही दूर पहाड़ों के बीच से एक आवाज आई। वो हवा नहीं थी, जानवर भी नहीं, वो किसी के रोने जैसी थी, लंबी, टूटी हुई, दर्द से भरी। आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे पहाड़ उसे आगे पीछे धकेल रहे हों। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ अंधेरा और बर्फ की चमक। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ बहुत कुछ देख चुके हों और अब वो सब मुझे सुनाना चाहते हों। मैंने ट्रक के दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन अंदर जाने का मन नहीं हुआ। बाहर डर था, अंदर और भी ज्यादा। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा ढाबा और कुछ झोपड़ियां दिखीं। मैं वहां पहुंचा तो 2-3 बुजुर्ग आग के पास बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और बिना सवाल किए पास बैठने का इशारा किया। आग की गर्मी अच्छी लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने पहाड़ों से आती आवाज के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बताया कि ये सफर करती आत्माएं हैं। वो आत्माएं जो अपने साथ हुए अन्याय को भूल नहीं पाती और उन्हीं रास्तों पर भटकती रहती हैं। उसकी आवाज में डर नहीं, यकीन था, और वही बात मुझे सबसे ज्यादा डराने लगी। उनमें से एक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि कुछ आत्माएं सिर्फ भटकती नहीं, वो पीछा करती हैं, खासकर उनका जिनसे उन्हें दर्द मिला हो। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर कुछ कस गया। मुझे आयशा का चेहरा याद आ गया, उसका अधूरा सवाल। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा जैसे उन बुजुर्गों को मेरे अंदर की हलचल दिख रही हो। आग की लपटें उनके चेहरों पर अजीब साए बना रही थीं और हर साया किसी कहानी का हिस्सा लगता था। कुछ देर बाद मैं वापस ट्रक की तरफ लौटा, लेकिन अब पहाड़ पहले जैसे नहीं लग रहे थे। अब वो मुझे देख रहे थे। रात गहरी होते ही मैं केबिन में लेटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बाहर हवा चल रही थी और उसी हवा के बीच अचानक कदमों की आवाज आई, पहले हल्की, फिर साफ। कोई ट्रक के चारों तरफ घूम रहा था। मेरी सांसें थम गई। मैंने शीशे से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। तभी शीशे पर हल्की सी ठक ठक हुई। उंगलियों के निशान उभर आए,
जैसे किसी ने ठंडे शीशे पर हाथ रखा हो। वो निशान धीरे धीरे फिसलते गए। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उस पल मुझे लगा कि अगर मैंने आंखें झपकाईं तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। उस खामोश डर में मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरी सांसें गिन रहा है, जैसे हर सांस के साथ कोई पास आता जा रहा हो। मैंने सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन और तेज हो गई। बाहर कदमों की आवाज रुक गई, लेकिन मौजूदगी अब भी थी। ट्रक, पहाड़, हवा, सब जैसे एक साथ मिलकर मुझे घेर चुके थे। उस रात मैंने समझ लिया कि ये पहाड़ सिर्फ रास्ता नहीं है, ये गवाह है। यहाँ हर गलती की गूंज देर तक रहती है, और मैं अब उस गूंज के बीच खड़ा था, अकेला, डर के साथ सांसें गिनता हुआ। उस रात पहाड़ों की ठंड मेरे भीतर तक उतर चुकी थी, लेकिन असली सिहरन तब हुई जब मैंने उसे देखा। आंख खुली तो केबिन के सामने आयशा खड़ी थी, बिल्कुल साफ, बिना धुंध के। पहले जैसे कपड़े नहीं थे, चेहरे पर वो नरमी भी नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसकी आंखों में गुस्सा था, ठहरा हुआ और जलता हुआ। वो मुझे देख रही थी ऐसे जैसे सालों से यही पल ढूंढ रही हो। मेरी सांसें रुक गईं, दिल ने जोर से धक्का मारा। मैं उठना चाहता था, पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। केबिन की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने सारे रास्ते बंद कर दिए हों। उस पल मुझे लगा कि ये सपना नहीं है, क्योंकि सपनों में डर इतना ठोस नहीं होता। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत साफ आवाज में पूछा, तुमने मदद क्यों नहीं की? ये सवाल नहीं था, ये एक फैसला था। मैं जवाब देना चाहता था, कहना चाहता था कि मैं डर गया था, कि मुझे समझ नहीं आया, लेकिन गला जैसे बंद हो गया। शब्द दिमाग में थे, पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। आयशा की आंखें मेरी आंखों में गड़ी थीं, और मुझे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ सुन नहीं रही, वो देख रही है। मेरे भीतर हर बहाना, हर झूठ, हर अधूरी सच्चाई। केबिन की दीवारें धीरे धीरे नजदीक आती लगीं, और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे लोहे और मिट्टी की मिलीजुली महक। फिर दीवारों पर कुछ बदलने लगा। पहले हल्की सी नमी, फिर गहरे लाल रंग की धारें, खून। वो छत से, दीवारों से रिसने लगा, जैसे केबिन खुद जख्मी हो गया हो। मेरी आंखें फटी रह गईं, और आयशा वहीं खड़ी रही, बिल्कुल शांत। खून जमीन पर टपक रहा था, और हर टपकने की आवाज मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज अब भी नहीं थी। उस पल मुझे लगा कि यह सजा है, और मैं इससे जाग नहीं पाऊंगा। डर अब चीख नहीं था, वो ठंडा, स्थिर और बहुत गहरा हो चुका था। अचानक मेरी आंख खुली। मैं हाँफ रहा था, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। केबिन वहीं था, बाहर पहाड़ों की खामोशी। मैंने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि ये बस एक सपना था। लेकिन जैसे ही मैंने दीवार की तरफ देखा, शरीर सुन्न हो गया। वहां अब भी गहरे लाल निशान थे, सूखे हुए, असली। मैंने उंगलियों से छुआ और उंगलियां कांपने लगी। ये सपना नहीं था, या अगर था भी तो उसने कुछ पीछे छोड़ दिया था। मैं सीट पर बैठा रहा, आंखें खुली, बिना पलक झपकाए, जैसे अगर देखता रहा तो सच बदल जाएगा। उसके बाद से यादें अजीब होने लगीं। कुछ पल साफ थे, कुछ बिल्कुल खाली, जैसे जिंदगी के हिस्से काट दिए गए हों। मुझे याद नहीं आ रहा था कि कई बार मैंने क्या किया, कहाँ रुका, किससे बात की। कभी कभी लगता कि आयशा मुझसे पहले भी बात कर चुकी है और मुझे याद ही नहीं। अपने ही ख्यालों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। हर आवाज, हर साया मुझे शक से भर देता। मुझे समझ आने लगा कि डर सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं आता, वो तब आता है जब आदमी खुद पर भरोसा खोने लगे। उस रात के बाद मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। सवाल सिर्फ आयशा का नहीं था, सवाल मेरा भी था। क्या मैं वही इंसान हूं जो खुद को समझता रहा, या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसे मैं अब तक देख नहीं पाया? ट्रक की खिड़की से बाहर देखता तो पहाड़ वैसे ही खड़े थे, शांत और अडिग, लेकिन मेरे भीतर सब कुछ हिल चुका था। आयशा की आंखें, उसका सवाल और दीवारों पर खून, सब मेरे साथ चल रहे थे। मुझे पहली बार खुद से डर लगने लगा, और ये डर सबसे ज्यादा खतरनाक था। डर के बावजूद उस रात मैंने वो फैसला कर लिया जिससे अब तक भागता रहा था। कंटेनर मेरे सामने खड़ा था, भारी, सील बंद और रहस्यमय। पहाड़ों की खामोशी में उसके ताले की चमक अलग ही लग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी जिद थी। अगर डर खत्म करना है तो उसके अंदर झांकना ही होगा।
मैंने औजार उठाया और सील तोड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसमें लोहे और पुराने कागजों की मिली-जुली गंध थी। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। मुझे लग रहा था कि जो भी सच है वो यहीं बंद है और अब वो मुझे देख रहा है। अंदर कोई आम सामान नहीं था। लकड़ी के बक्सों में ताबीज रखे थे, काले धागों में बंधे हुए, जिन पर अजीब निशान बने थे। कुछ पुराने फाइलें थीं जिनके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर हाथ से लिखे नोट्स थे जिन्हें पढ़ते ही सिर भारी होने लगा। एक कोने में कुछ VHS टेप पड़े थे, धूल से ढके हुए, जैसे किसी ने उन्हें बहुत पहले छुपा दिया हो। ये सब देखकर समझ आ गया कि ये कंटेनर किसी सामान का नहीं, किसी राज का बोझ ढो रहा था। ताबीजों को छूते ही उंगलियों में सिहरन दौड़ गई, जैसे उनमें कुछ बचा हुआ हो। हर चीज मुझे बता रही थी कि मैं जितना जानना चाहता था उससे कहीं ज्यादा जानने वाला हूं। मैंने एक VHS टेप उठाया और ट्रक के पुराने प्लेयर में डाला। स्क्रीन पर पहले काली लकीरें आईं, फिर तस्वीर साफ हुई। जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। स्क्रीन पर मैं खुद था, वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन आंखों में कुछ और था। ठंडा, सख्त, अजनबी। वो मैं नहीं लग रहा था, या शायद वही था जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहता था। वीडियो में मैं किसी से बात कर रहा था, आवाज साफ थी, बिना हिचक के। अगर आयशा जिंदा रही, सब खत्म हो जाएगा। ये शब्द सुनते ही मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। मैं स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रहा था और फिर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये शब्द मेरे मुंह से निकले हैं। मैंने वीडियो रोक दिया, फिर चलाया, फिर रोका। हर बार वही आवाज, वही वाक्य। मुझे कुछ भी याद नहीं था, न ये जगह, न ये बातचीत, न ये सोच। दिमाग में जैसे किसी ने यादों के हिस्से काट दिए हों। मैं जोर जोर से सोचने लगा, खुद से सवाल करने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। स्क्रीन पर दिखता चेहरा मेरा था, पर अंदर से वो कोई और था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि डर सिर्फ भूतों या अंधेरे का नहीं होता। असली डर तब आता है जब आदमी खुद को पहचानना बंद कर दे, और मैं अब खुद को नहीं पहचान पा रहा था। कंटेनर के अंदर बैठकर मुझे लगा कि दीवारें करीब आ रही हैं। ताबीज, फाइलें और वो टेप, सब मुझे घूर रहे थे, जैसे वो पूछ रहे हों कि अब क्या करोगे। आयशा का चेहरा दिमाग में उभर आया। उसका सवाल फिर गूंजा, क्या मैंने ही उसे उस हाल तक पहुंचाया? क्या मैं ही वो इंसान हूं जिससे वो डरती थी? मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थीं और दिल में एक भारीपन था जो किसी बोझ से ज्यादा था। अब डर बाहर नहीं था, वो मेरे अंदर बैठ चुका था, मेरे ख्यालों में, मेरी यादों के बीच। मैं कंटेनर से बाहर आया, लेकिन राहत नहीं मिली। पहाड़ अब भी वैसे ही खड़े थे, शांत और बेपरवाह। ट्रक, सड़क, रात, सब सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। सवाल अब साफ था और उसका जवाब ढूंढना सबसे मुश्किल। क्या मैं ही राक्षस हूं या मैं किसी और के बनाए रास्ते पर चल रहा हूं? उस रात मुझे पहली बार लगा कि शायद सच जानना डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और मैं अब उस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता था। कंटेनर बंद करने के बाद मैं देर तक उसी जगह खड़ा रहा, जब अचानक हवा में वही जानी पहचानी ठंडक उतर आई। मैंने मुड़कर देखा तो सना सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसका चेहरा ज्यादा साफ था, जैसे किसी परत के नीचे से निकला हो, और आंखों में अब वो नरमी नहीं थी, उनमें गहराई थी, और कुछ ऐसा था जो डराता भी था और खींचता भी। उसने मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी मुझे पता था कि वो मुझसे ही बात करने आई है। पहाड़ों की खामोशी में उसकी मौजूदगी बहुत भारी लग रही थी, जैसे पूरा माहौल उसी के इशारे पर रुका हुआ हो। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि वो आयशा नहीं है। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, क्योंकि कहीं न कहीं मैं उसी उम्मीद में था कि शायद आयशा किसी रूप में लौट आई हो। सना ने बताया कि वो एक बंधन है, आत्मा और बदले के बीच फंसी हुई, न पूरी तरह इस तरफ न उस तरफ। उसकी आवाज में थकान थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। उसने कहा कि कुछ आत्माएं खुद बदला नहीं लेती, वो दूसरों को उस रास्ते पर ले जाती है जहां सच सामने आ सके। उसकी बातें किसी कहानी जैसी लग रही थीं, लेकिन उस पल मुझे हर शब्द सच लगता जा रहा था। उसने कंटेनर की तरफ इशारा किया और बताया कि कार्गो एक रिचुअल का हिस्सा है,
ताबीज, फाइलें, टेप, सब उसी तैयारी का सामान है। ये रिचुअल नेपाल में पूरा होना है, वहीं इसका आखिरी पड़ाव है। जैसे ही उसने नेपाल का नाम लिया, मेरे सीने में एक अजीब सा डर और खिंचाव एक साथ महसूस हुआ। उसने कहा कि ये सब किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सच को बांधने के लिए किया गया था। उसके शब्दों में एक कड़वाहट थी, जैसे वो खुद इस बंधन से आजाद होना चाहती हो। मुझे समझ आने लगा कि ये सफर शुरू से मेरे हाथ में नहीं था। सना ने मेरी तरफ देखते हुए चेतावनी दी कि सच जानने के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। उसकी आंखों में कोई धमकी नहीं थी, बस यकीन था। उसने कहा कि कुछ सच इंसान को पूरा नहीं करते, वो उसे तोड़ देते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी है, जैसे मैं खुद जवाब चाहता हूं, चाहे वो मुझे जला दे। पहाड़ों से आती हवा तेज हो गई थी और ट्रक के आसपास की छायाएं हिलने लगी थीं। हर चीज मुझे इस बात की याद दिला रही थी कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। मैंने हिम्मत करके उससे वो सवाल पूछ लिया जो मेरे अंदर जल रहा था। क्या मैंने आयशा को मारा? मेरे शब्द हवा में लटक गए। सना ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुझे देखती रही बिना पलक झपकाए। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसी खामोशी में एक जवाब छुपा था। वो चुप्पी किसी इनकार जैसी नहीं थी, वो स्वीकार जैसी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सच शब्दों में नहीं आता, वो मौन में उतरता है। मेरे गले में कुछ अटक गया और आंखें अपने आप नम हो गईं। सना धीरे धीरे पीछे हटी और अंधेरे में घुलती चली गई। जाते जाते उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी मेरे साथ रह गई। मैं वहीं खड़ा रहा, पहाड़ों के बीच, अपने ही सवालों के बोझ के साथ। अब डर सिर्फ किसी आत्मा या अंधेरे का नहीं था, डर इस बात का था कि मैं क्या बन चुका हूं और आगे क्या बनने वाला हूं। ट्रक, कंटेनर और सड़क सब मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे पता था कि अब जो भी होगा वो मुझे पूरी तरह बदल देगा, और शायद यही इस सफर का असली मकसद था। भारत नेपाल बॉर्डर पार करते ही मेरे शरीर ने जैसे जवाब देना शुरू कर दिया। सिर में तेज दर्द उठने लगा, ऐसा दर्द जैसे कोई भीतर से हथौड़े मार रहा हो। आंखों के सामने सब घूमने लगता और कई बार तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कितनी देर बेहोश रहा। ट्रक चलता रहता, लेकिन मैं खुद को उससे अलग महसूस करता। कभी पसीना ठंडा पड़ जाता, कभी शरीर जलने लगता। बॉर्डर की औपचारिकताएं जैसे किसी और ने पूरी की हों, मुझे बस टुकड़ों में याद है। सड़क आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग पीछे की ओर टूटने लगा था। हर झटके के साथ मुझे लगता कि कोई परत मेरे दिमाग से उतर रही है और उसके नीचे कुछ ऐसा छुपा है जिसे मैं बरसों से दबाता आया हूं। धीरे धीरे यादों के टुकड़े सामने आने लगे, बिना पूछे, बिना इजाजत। आयशा का चेहरा, लेकिन इस बार वो मुस्कुराती नहीं थी, उसकी आंखों में डर था। मुझे याद आया कि उसे धमकियां मिल रही थीं, अजीब फोन कॉल, चुप रहने की चेतावनियां। वो मुझसे बार बार मेरे काम के बारे में सवाल करती थी, पूछती थी कि मैं आखिर क्या ढो रहा हूं, किसके लिए काम कर रहा हूं। मैं हर बार बात टाल देता था, गुस्सा करता था या चुप हो जाता था। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं उसे बचा रहा हूं, लेकिन अब समझ आने लगा कि मैं असल में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये यादें साफ नहीं थीं, लेकिन उनमें सच्चाई की चुभन थी। एक झटके के साथ एक और याद उभरी। आयशा रसोई में खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि जो लोग मेरे पीछे हैं वो अच्छे नहीं हैं। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। मैंने उसे डांट दिया था, कहा था कि वो बेवजह सोच रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं खुद भी डर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो और सवाल करे। मुझे अब साफ दिखने लगा कि मैं उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा, कभी प्यार से, कभी सख्ती से। उस वक्त मुझे लगा था कि ये सब घर की शांति के लिए है, लेकिन अब वो बहाना खोखला लग रहा था। रात की एक याद सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। आयशा मेरे सामने बैठी थी, बहुत शांत। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा था, समीर, तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। उसके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा था, बस उठकर बाहर चला गया था। मैं उस सच से भाग गया था जो मेरे सामने खड़ा था। अब बॉर्डर के उस पार, उन पहाड़ियों के बीच, मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा भागता रहा, ट्रक की रफ्तार बढ़ाकर, काम में खुद को डुबोकर,
और झूठी तसल्ली देकर। जैसे जैसे यादें साफ होती गईं, वैसे वैसे डर का रूप बदलता गया। अब मुझे आत्माओं से उतना डर नहीं लग रहा था। डर इस बात का था कि मैं क्या था और मैंने क्या बनने दिया। हर खाली जगह, हर भूली हुई याद एक आरोप जैसी लग रही थी। मुझे समझ आने लगा कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो किसी बदले से कम नहीं, ये मेरे अपने किए का सामना था। सड़क शांत थी, लेकिन मेरे अंदर शोर मचा हुआ था। हर सांस के साथ अपराध बोध और गहरा होता जा रहा था। उस पल मैंने मान लिया कि सबसे डरावनी चीज बाहर नहीं होती। असली डर तब पैदा होता है जब आदमी अपने अतीत से भाग नहीं पाता। भारत नेपाल बॉर्डर पार करते हुए मैं किसी नई जगह में नहीं आया था, मैं अपने ही अंदर के अंधेरे में दाखिल हो चुका था। अब मुझे पता था कि ये सफर आत्माओं के बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है, मेरे फैसलों के बारे में और उस इंसान के बारे में जिसे मैं पहचानना नहीं चाहता था। डर अब साया नहीं रहा था, वो आईना बन चुका था और उसमें जो दिख रहा था वो सबसे भयानक सच था। उस रात नींद मुझसे दूर भागती रही। आंखें बंद करता तो अंधेरा नहीं आता, बल्कि तस्वीरें आने लगती। ट्रक के केबिन में बैठा मैं पूरी रात जागता रहा और धीरे धीरे नींद और हकीकत के बीच की रेखा मिटने लगी। बाहर सड़क थी, पहाड़ थे, ठंडी हवा थी, लेकिन भीतर एक अलग ही दुनिया खुल रही थी। हर मिनट के साथ सिर भारी होता जा रहा था, जैसे कोई अंदर से दरवाजे तोड़ रहा हो। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सो गया तो कुछ हमेशा के लिए टूट जाएगा। समय रुक गया था, या शायद मैं ही समय से बाहर गिर गया था। उसी बेचैनी में वो यादें वापस आने लगीं जो मैंने सालों पहले जबरदस्ती दबा दी थी, और इस बार उन्हें रोकने की ताकत मुझ में नहीं थी। अचानक सब साफ होने लगा। वो रात, वो सड़क, वो सन्नाटा। आयशा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये सच अब किसी चाकू की तरह दिमाग में उतर गया। वो सड़क पर गिरी हुई थी, दर्द से तड़प रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं और आंखें मुझे ढूंढ रही थीं। मैं कुछ ही कदम दूर खड़ा था, मेरे हाथ में फोन था, गाड़ी पास ही थी, मैं उसे अस्पताल पहुंचा सकता था। सब कुछ मेरे सामने था और फिर भी मैं रुका रहा। उस वक्त मुझे लगा था कि अगर मैंने मदद की तो सब सामने आ जाएगा, मेरा काम, मेरे झूठ, मेरी छुपी हुई जिंदगी। उस डर ने मुझे जकड़ लिया था और मैं वहीं खड़ा रहा, पत्थर की तरह। मुझे याद है उसकी आवाज, बहुत हल्की, लगभग हवा में घुलती हुई। वो मेरा नाम ले रही थी, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया। सड़क पर खून फैल रहा था और रात उतनी ही खामोश थी जितनी अब पहाड़ों में थी। उस पल मैंने खुद को समझाया था कि कोई और मदद कर देगा, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सब बहाने थे। सच ये था कि मैंने अपनी सच्चाई बचाने के लिए उसे मरने दिया। ये याद आते ही मेरा शरीर कांपने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं उस रात से भागता रहा, लेकिन अब वो रात मेरे सामने खड़ी थी, पूरी ताकत के साथ। केबिन की हवा अचानक बदल गई। मुझे महसूस हुआ कि कोई सामने खड़ा है। मैंने सिर उठाया तो आयशा वहां थी। इस बार वो डरावनी नहीं थी, न ही गुस्से में। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे सब समझ चुकी हो। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, बिना किसी सवाल के। वो कुछ नहीं कह रही थी, और यही सबसे भयानक था। अगर वो चिल्लाती, रोती या सवाल करती तो शायद मैं सह पाता, लेकिन उसका मौन मेरे सीने पर बोझ बनकर बैठ गया। वो मुझे देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं खुद कुछ कहूं, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी चुप्पी में मुझे अपना पूरा अपराध दिखने लगा। हर वो पल जब मैंने आंखें चुराईं, हर वो झूठ जो मैंने खुद से कहा। आयशा वहीं खड़ी रही और मैं टूटता चला गया। मुझे लगा जैसे केबिन छोटा होता जा रहा है और मैं अपने ही अपराध में घिरता जा रहा हूं। वो धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन उसकी आंखें आखिरी तक मुझ पर टिकी रहीं। उस नजर में न नफरत थी, न माफी, बस एक सच्चाई थी जिसे अब मैं कभी बदल नहीं सकता था। जब वो गायब हुई तो सन्नाटा और गहरा हो गया। उस रात मैंने समझ लिया कि कुछ सजाएं आवाज में नहीं आती, कुछ सजाएं चुप रहती हैं और इंसान को अंदर से खा जाती है। आयशा का मौन मेरी सजा बन चुका था। अब मुझे डर आत्माओं से नहीं था, न अंधेरे से। डर इस बात का था कि मैं हर सांस के साथ उसी सच के साथ जीने वाला था। सड़क आगे थी, सफर बाकी था, लेकिन मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए मर चुका था।
और उसी मौत की गूंज अब मेरे साथ चल रही थी, हर मोड़ पर, हर सांस में। नेपाल के घने जंगलों में दाखिल होते ही मुझे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा अलग है। पेड़ों के बीच रास्ता इतना संकरा था कि ट्रक जैसे जबरदस्ती अंदर घुस रहा हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी डालियां ऊपर आपस में मिलकर आसमान को ढक रही थीं। दिन में भी यहाँ हल्की अंधेरा था। कुछ दूर जाने के बाद जंगल के बीच एक पुराना आश्रम दिखा। टूटी दीवारें, काई लगी सीढ़ियां और एक अजीब सी खामोशी। ट्रक अपने आप रुक गया, जैसे यही उसकी मंजिल हो। मन में डर था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा खिंचाव भी था। मुझे पता चल गया था कि यही कार्गो की आखिरी डिलीवरी है और शायद मेरे सफर की भी। आश्रम के अंदर कदम रखते ही ठंडक बढ़ गई। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने थे, जमीन पर राख और सूखे फूल बिखरे पड़े थे। कंटेनर खोलते ही वही ताबीज, फाइलें और बाकी सामान बाहर निकाला गया। तभी मुझे समझ आने लगा कि ये सब किसी पूजा या साधारण रस्म के लिए नहीं है। यहाँ जो रिचुअल होता था वो आत्माओं को बांधने के लिए था, ताकि जिन लोगों ने गुनाह किए हों वो चैन से जी सकें, बिना अपने कर्मों का सामना किए। ये जानकर मेरे पेट में मरोड़ उठी। हर दीवार, हर निशान मुझे यही बता रहा था कि ये जगह सच छुपाने के लिए बनाई गई है, न कि उसे मिटाने के लिए। जैसे जैसे मैं कागजों और निशानों को समझता गया, वैसे वैसे सच्चाई साफ होती गई। ये सब मेरे लिए था। ये पूरा इंतजाम, ये लंबा सफर, ये डर, सब मुझे यहां लाने के लिए, ताकि आयशा की आत्मा को बांधा जा सके, ताकि वो सवाल पूछना बंद कर दे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं अब किसी भ्रम में नहीं था। मुझे साफ दिख रहा था कि जिनसे मैं भागता रहा, उन्होंने मेरे लिए ये रास्ता पहले से तय कर रखा था। आश्रम की खामोशी अब भारी हो गई थी, जैसे दीवारें मेरी सांसें गिन रही हों। तभी सना सामने आई, आखिरी बार। इस बार उसका चेहरा और भी शांत था, लेकिन आंखों में थकान झलक रही थी। उसने कहा कि अगर रिचुअल पूरा हुआ तो मैं बच जाऊंगा। उसकी आवाज में न कोई लालच था, न डर, बस एक सच्चाई। उसने ये भी कहा कि बहुत से लोग इसी रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि जीने का आसान तरीका यही लगता है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि वो भी किसी बंधन से थकी हुई है। शायद वो भी इसी चक्र में फंसी हुई थी, दूसरों को सच तक पहुंचाने के लिए। मेरे हाथ सच में कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं। इस बार वजह कुछ और थी। पहली बार मुझे भागने का मन नहीं हुआ। पहले मैं हर सच से दूर भागा था, हर सवाल से, हर दर्द से। लेकिन अब इस जंगल के बीच, इस पुराने आश्रम में खड़ा होकर मुझे लगा कि अगर अब भी भागा तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आयशा का चेहरा मेरी आंखों के सामने था, उसकी खामोशी, उसका दर्द। मैंने ताबीजों की तरफ देखा, फिर उस जगह की तरफ जहां रिचुअल होना था। आश्रम की छत से हल्की रोशनी छनकर नीचे आ रही थी। हवा में कुछ मंत्रों की गंध थी, जैसे यहां पहले भी बहुत कुछ किया जा चुका हो। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक चुनाव है। या तो मैं अपनी सच्चाई को बांध दूं और जिंदा रहूं, या उसका सामना करूं और बदल जाऊं। जंगल की खामोशी अब डरावनी नहीं थी, वो इंतजार कर रही थी, और मैं पहली बार उस इंतजार से मुंह नहीं मोड़ना चाहता था। आश्रम के बीचों बीच रिचुअल शुरू हुआ तो हवा का रंग बदल गया। जमीन पर बने चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे और चारों तरफ अजीब से मंत्र गूंजने लगे, जैसे दीवारें खुद उन्हें दोहरा रही हों। हवा में किसी के रोने और चीखने की आवाजें घुल गईं, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल इस पल को देख रहा हो। ताबीज अपने आप हिलने लगे और आग की हल्की हल्की लपटें जमीन से उठने लगीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें डर से ज्यादा बोझ था। हर मंत्र के साथ मेरे अंदर कुछ टूट रहा था, जैसे सालों से जमा झूठ की परतें एक एक करके गिर रही हों। उसी शोर और हलचल के बीच आयशा सामने आई। इस बार वो पूरी तरह साफ दिखाई दे रही थी, बिना धुंध, बिना साए के। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैं डर में देखता आया था। उसमें न गुस्सा था, न शिकायत। वो बेहद शांत थी, जैसे सब जान चुकी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जो सीधे मेरे अंदर उतर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे कुछ मांगने नहीं आई है, वो बस सच चाहती थी। न बदला, न सजा, सिर्फ सच। उस पल मुझे समझ आया कि जितना मैं उससे डरता रहा,
असल में वो डर मेरे अपने झूठ का था। मैंने मुंह खोला तो आवाज अपने आप निकलने लगी। मैंने सब स्वीकार किया। कैसे मैंने डर के मारे उसे अकेला छोड़ दिया, कैसे मैंने अपनी सच्चाई बचाने के लिए उसकी जान को नजरअंदाज किया। हर शब्द के साथ मेरा सीना हल्का होता जा रहा था और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैंने पहली बार खुद के सामने सच कहा, बिना किसी बहाने के। वहां कोई और नहीं था, फिर भी मुझे लगा जैसे सब सुन रहे हों। जंगल, आश्रम, दीवारें, सब। आयशा चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर न राहत थी न गुस्सा, बस एक गहरी शांति जो मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब थी। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, आश्रम की दीवारें हिलने लगीं, पत्थरों में दरारें पड़ने लगीं और छत से धूल झरने लगी। मंत्रों की आवाज बिगड़ने लगी, जैसे कोई उन्हें तोड़ रहा हो। अचानक आग तेज हो गई और लपटें चारों तरफ फैलने लगीं। गर्मी असहनीय हो गई, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं। मुझे पता था कि ये सब रुकने वाला नहीं है। रिचुअल टूट रहा था, क्योंकि सच को बांधा नहीं जा सकता। जो आग अब फैल रही थी वो डर की नहीं थी, वो झूठ के जलने की आग थी। आयशा की आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। वो और हल्की होती जा रही थी, जैसे हवा में घुल रही हो। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी, बहुत शांत, बहुत थकी हुई। मुझे लगा जैसे उसने आखिरकार वो सुन लिया था जिसका इंतजार था। आग और टूटती दीवारों के बीच वो ऊपर उठने लगी और उसके साथ एक अजीब सी शांति फैल गई। चीखें बंद हो गईं, मंत्र थम गए, बस आग की आवाज और मेरी सांसें बची थीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मुक्ति हमेशा भागने से नहीं मिलती, कभी कभी सच स्वीकार करने से मिलती है। जब सब थमने लगा तो आश्रम लगभग राख में बदल चुका था। हवा में जलने की गंध थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ साफ हो चुका था। आयशा अब वहां नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का बोझ भी नहीं था। मैं जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, खाली, लेकिन पहली बार ईमानदार। डर अब खत्म नहीं हुआ था, पर उसका रूप बदल चुका था। अब वो मुझे सताने नहीं वाला था, बल्कि याद दिलाने वाला था। उस रात आग और सच के बीच मैंने खुद को खोया नहीं था, मैंने खुद को पाया था। आश्रम से बाहर निकलते वक्त मेरे कदम भारी थे, जैसे जमीन मुझे जाने नहीं देना चाहती हो। पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ जली हुई दीवारें और राख थी, लेकिन जंगल बिल्कुल शांत था। पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ वैसा ही जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये शांति अजीब थी, डराने वाली। मुझे लगा जैसे जंगल ने सब अपने अंदर समेट लिया हो। आग, चीखें, टूटती दीवारें, सब गायब। बस मैं बचा था और मेरे साथ मेरी यादें। ठंडी हवा चेहरे से टकराई और उसी में मुझे आयशा की मौजूदगी महसूस हुई, बिना उसे देखे। उस पल समझ आया कि कुछ घटनाएं निशान नहीं छोड़ती, वो इंसान के भीतर घर बना लेती हैं। मैं ट्रक की तरफ बढ़ा तो हर कदम के साथ शरीर थकता जा रहा था। केबिन का दरवाजा खोला, अंदर झांका, सब खाली था। कंटेनर नहीं था, ताबीज नहीं थे, कोई फाइल नहीं, जैसे वो सब कभी था ही नहीं। ट्रक अब हल्का था, लेकिन मैं नहीं। स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही दिल में अजीब सी कसक उठी। ये वही ट्रक था, वही सड़क, लेकिन मैं वही इंसान नहीं था। इंजन स्टार्ट करते वक्त मुझे लगा जैसे कोई पीछे बैठा हो, लेकिन मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। बाहर जंगल पीछे छूट रहा था और आगे खुली सड़क मेरा इंतजार कर रही थी, हमेशा की तरह अंतहीन। जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बहुत हल्की लेकिन साफ। अब तुम अकेले नहीं हो समीर। मेरा गला भर आया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखता रहा। वो आवाज शिकायत नहीं थी, न ही चेतावनी। उसमें एक अजीब सा सुकून था जो शायद आखिरी बार मिला। मुझे नहीं पता वो आवाज बाहर से आई थी या मेरे अंदर से, लेकिन उसका असर असली था। उस पल मुझे लगा कि आयशा अब बोझ नहीं है, वो एक सच्चाई बन चुकी है जिसे मैं अपने साथ लेकर चलूंगा। सड़क पर लौटते ही सब कुछ सामान्य दिखने लगा। पेट्रोल पंप, ढाबे, दूर जाती हेडलाइट्स, लेकिन मेरे लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। हर रात ड्राइव करते वक्त साइड मिरर में एक परछाई दिखती है, कभी साफ, कभी धुंधली। अब मैं घबराता नहीं। वो परछाई डराने नहीं आती, वो बस याद दिलाती है। डर अब पीछा नहीं करता, वो मेरे साथ चलता है, एक साए की तरह। मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। शायद यही मेरी सजा है और शायद यही मेरी मुक्ति भी। अब मैं हर सड़क पर हूं और हर सड़क मुझे कहीं ना कहीं ले जाती है।
मंजिल का अब कोई मतलब नहीं रह गया। सफर ही सब कुछ है। रातें अब भी लंबी हैं और खामोशी अब भी भारी। लेकिन मैं भागता नहीं। जो था वो मैं स्वीकार कर चुका हूं। कहानी यहीं खत्म होती है, क्योंकि शब्दों में इससे आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरी सजा जारी रहती है, हर मोड़ पर, हर आईने में, हर सांस के साथ। और शायद यही सच्चा अंत है, एक ऐसी सड़क पर चलना जो कभी खत्म नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की कहानी। एक ऐसा सफर जो सड़कों से शुरू हुआ और इंसान की आत्मा तक जा पहुंचा। समीर की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसका डर, उसका अपराध बोध और उसकी सजा अब भी उन सड़कों पर भटक रही है जहां रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके मन में कोई साया छोड़ा है, अगर किसी मोड़ पर आपको भी लगा कि कोई परछाई आपके साथ चल रही है, तो समझ लीजिए कहानी अपना काम कर गई है। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिल के अंदर उतर जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए खौफनाक शैडो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। अगली कहानी तक याद रखिए, कुछ डर अंधेरे में नहीं, हमारे अंदर रहते हैं।